Hello everyone. My today's video is about JEE 2027. The batch beginning date is close. Is 2nd April 2025 for JEE 2027 batch. तो बेटा वो टाइम बहुत क्लोज आ गया है. A very exciting journey is to begin. ये JEE एडवांस प्रिपरेशन की जर्नी होती है. ये लाइफ टाइम ध्यान रहता है. ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें कि आप इवॉल्व होते हो, अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन. तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो 11th मार्च को लॉन्च किया था अबाउट पेडागोजी ऑफ टीचिंग इन माय ओजी बैच जो JEE 2027 को डिवोटेड है. तो 11th मार्च का वीडियो आप जरूर देखें. उसमें मैंने डिसीजन किया है कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा और किस तरह से JEE एडवांस की प्रिपरेशन को अप्रोच करना चाहिए. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल क्या यूज होगा, टेस्टिंग प्रोसेस क्या होगी, एटसेट्रा. तो वो सारा मैंने 11 मार्च की वीडियो में दिया हुआ है. उसका लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां से आप देख सकते हो. तो बेटा आज मैं बात करने आ रहा हूं कि ऐसा क्या हमें इस 2 साल में करना है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में, सो दैट हम जो हमारी ड्रीम रैंक है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, उसको हम रियलाइज कर सकें. ठीक है. तो जब आपकी जब जर्नी स्टार्ट होती है तो उस जर्नी में जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वन बाय वन मैं बोलता हूं. फर्स्ट थिंग इज यू गो ऑन टू ऑनलाइन क्लासेस. आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे. वो लाइव क्लासेस अटेंड करते टाइम आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको रिकॉर्डिंग देखनी है. रिकॉर्डिंग देखना इनफैक्ट मोस्ट ऑफ टाइम्स आपका एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव टाइम कंज्यूम करना है. इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जो लाइव क्लास चल रही है उस लाइव क्लास में ही मैक्सिमम आप नोट डाउन कर लो. मैक्सिमम पॉसिबल जो आप नोट डाउन कर सकते हो उसको नोट डाउन कर लो. ठीक है. दैट मीन्स पेन एंड पेपर के साथ बैठो. राइटिंग वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स और लर्निंग का ये बेस्ट टूल होता है. तो लाइव लेक्चर में जो भी बोला है आपको उसको आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ. बेटा एक बात तो ध्यान रखना कि किसी भी लेक्चर का 100% समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. और अगर तुम्हें 100% समझ में आ रहा है तो उसके बाद मेरे हिसाब से उसका रीजन ये हो सकता है कि वो लेक्चर सब स्टैंडर्ड हो, उसमें बहुत कम इनपुट्स दिए आ रहे हो, या तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन साथ पहुंचे हो, या फिर वो जो प्रोफेसर है वो महानतम प्रोफेसर है जो कुछ ही बोल रहा है वो तुम्हारे को 100% समझ में आ रहा है. जहां तक मैं समझता हूं अगर आप JEE एडवांस का ट्रू लेवल पर अगर आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो 70-80% अंडरस्टैंडिंग इज एक्सीलेंट. रेस्ट 20% इज कंप्लीटेड व्हेन यू गो थ्रू योर नोट्स. उस क्लास का जब आप फिर से इवैल्यूएशन करते हो, क्लास करने के बाद जब फिर से आप पॉन्डर अपॉन करते हो, अपने नोट्स को देखते हो और फिर से कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करते हो, सोचते हो, उसके बारे में न्यूमेरिकल्स फाइट करते हो, तो प्रोसेस 80 से 100% जाती है. इसलिए अगर ट्रू JEE एडवांस लेवल का अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो वो लेक्चर में 80% इज आई से एक्सीलेंट. अगर 80% वो समझ में आ रहा है तो एक्सीलेंट है. क्योंकि आप कोई नई चीज सुन रहे हो ना, और कोई नई चीज सुन रहे हो तो वन टाइम में आपको समझ में आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इट टेक्स टाइम और इसी को इवोल्यूशन कहते हैं. कोई परफेक्ट नहीं होता है. तो लाइव क्लासेस में बेटा एकदम अटेंटिव बैठना है और जो कुछ ही बोला रहा है उसको लिखते जाना है. ठीक है. देन कम्स दी एक्सरसाइजेस. दैट मीन्स जो आपको असाइनमेंट्स दिए आ रहे हैं उसके बारे में बात आती है. तो जो आपको असाइनमेंट्स दिए आ रहे हैं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए आ रहे हैं, जैसा मैंने अपने 11th मार्च के वीडियो में बोला था, ये 4 लेवल के असाइनमेंट्स होंगे जिसमें कि आप स्टैंडर्ड लेवल करोगे, एडवांस लेवल करोगे, सुप्रीम लेवल करोगे. इसके साथ साथ जो है आप एरोडोव की बुक भी करोगे और फंडामेंटल एक्सरसाइज डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के भी करोगे. इसके अलावा मेरी अपनी बुक भी रिकमेंडेड होगी जो कि एडवांस न्यूमेरिकल फिजिक्स है, जो कि मैं जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा. तो बेटे 4 लेवल के आप असाइनमेंट करोगे तो दोज आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल असाइनमेंट्स
assembled in any coaching pan India किसी भी SRG बैच कहीं पे कोई पढ़ाई अगर हो रही है तो वो उसको मैच करता हुआ है, और समटाइम्स उससे ऊपर भी है। मैं ऊपर पहले से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार उसको आप एक्सपीरियंस कर लो, आप बोलो कि ऊपर है तो अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगा ऊपर है तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि इट मैचेस विद द बेस्ट बैच पैन इंडिया। बट मैं जानता हूं कि जब आप उसको करोगे तो आप खुद बोलना शुरू करोगे, दोस 4 levels आर इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो वो आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, वो आप उसको अटेम्प्ट करोगे नेचुरली। ये लर्निंग का सबसे बड़ा टूल है, इसमें आपको डाउट्स आएंगे, ये मैं जानता हूं आएंगे। आप अगर इन एक्सरसाइज में 60-70% अपने आप से कर लेते हो, यू आर वेरी गुड। 80% कर लेते हो आप, यू आर एक्सीलेंट। 90% कर लेते हो तो आप बिल्कुल टॉप रैंक्स में पहुंचने वाले हो। वो इतने पावरफुल असाइनमेंट्स हैं। देन कम्स रिवीजन एंड बैकलॉग, डाउट सॉल्विंग। ठीक है, अब यहां पे बेटा एक बात ये होती है कि वाई स्टूडेंट्स फेल। होता क्या है, वो चीजों को पोस्टपोन करते आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अपना एक मूल मंत्र बना लो कि ऑन एवरेज वीकली बेसिस पर आपका कोई बैकलॉग नहीं होगा। बैकलॉग किसको कहते हैं? जो आपको असाइनमेंट दिया गया, ड्यू डेट ऑफ डिस्कशन दिया गया, उस दिन आप प्रिपरेशन साथ नहीं पहुंचे और आपने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया, वो बैकलॉग है। तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम कोई सा भी बैकलॉग नहीं रखोगे। देयर शुडंट बी एनी बैकलॉग। ठीक है, शुरू से इस हैबिट को मेंटेन करो। बेटा जो हैबिट्स होती है ना, यही हमारा फ्यूचर बनाती हैं। हमारी हैबिट्स ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल नहीं होते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज पीपल होते हैं, जिनकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं, हमेशा कंस्ट्रक्टिवली सोचते हैं और पॉजिटिव गुड हैबिट्स के साथ वो आगे बढ़ते हैं। उनकी हैबिट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो बैकलॉग के बारे में मैंने बोला कि वीकली बेसिस सेटल कर दो। ठीक है, फिर इसमें एक वर्ड लिखा हुआ रिवीजन। रिवीजन का मतलब बेटा ये है कि जो भी आप नोट्स बनाते हो, उस नोट्स में आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, फ्लैग लगा दो कि ये पॉइंट्स को मेरे को रिवाइज करना है जिसको मैं भूल जाता हूं। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। उस चेकलिस्ट में जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स को मेंशन कर दो। जो आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना, तो एक्सरसाइज करते टाइम आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ट्रेंड सेटिंग होंगे, क्रिटिकल होंगे, आपको लगेगा दे वर चैलेंजिंग और कुछ नया सिखा रहे थे, उनको मार्क कर दो। 20% ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी मार्क्ड फॉर रिवीजन प्रोसेस। तो एक तो आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, जो आपके नोट्स खत्म हो, चैप्टर एंड हुआ, तो वहां पे एक चेकलिस्ट बना दो कि ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ताकि जब भी आप टेस्ट में जा रहे हो तो उस चेकलिस्ट से आप चेक कर सको कि क्या वो क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने चेक कर लिया कि नहीं कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, जो कि आपको शुरुआत में ही आएगा। अब आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं। आपने लिखा भाई फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंडिंग आउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। ठीक है, फाइंडिंग आउट वर्क डन, फाइंडिंग आउट पावर। तो इस तरह से आपने लिख दिया कि भाई इस आर्टिकल के ये 4 मेन पॉइंट्स थे। तो इस तरह से जब आपका एक चेकलिस्ट बना होगा तो आपके लिए रिवीजन प्रोसेस बहुत आसान होगी। आपने एक्सरसाइज कर लिया है, आपको डेफिनेटली डाउट्स आएंगे। डाउट्स के लिए मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं 100% डाउट्स को अटेंड करूं। 100% मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस को डेलिबरेटली मैं छोड़ता हूं, क्योंकि वो आपकी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करते हैं। आप जितना उसके बारे में पॉन्डर अपॉन करोगे, सोचोगे, आपकी थॉट डेवलपमेंट होगी। तो कुछ क्वेश्चंस डेलिबरेटली आपकी थॉट डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रॉपर इवोल्यूशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। मैं डेलिबरेटली छोड़ता हूं, बता के छोड़ता हूं कि आज नहीं बताऊंगा, ये 2 हफ्ते बाद बताऊंगा, जो आप ये कर चुकोगे तब बताऊंगा। बट ओवरऑल इट्स अ प्रोसेस। जब ओवरऑल चैप्टर एंड होता है, उसका टेस्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो आप रियलाइज करोगे कि यस आई हैव लर्न दिस थिंग। क्योंकि आपने डाउट पूछा और उसके मैंने तुरंत क्लियरेंस कर दी बिना आपके सोचे समझे, तो ना तो उसकी आप ग्रेविटी समझोगे, ना उसकी आप डेप्थ समझोगे, और ना ही वो आपको हेल्पफुल होगा आपकी थॉट डेवलपमेंट में। डाउट पूछते ही अगर मैंने क्लियर कर दिया तो बेटा इसका मतलब ये है, मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन क्रिटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं।
बट आई अश्योर यू कि ऑलमोस्ट एवरी डाउट आई क्लियर इट इन माई रेगुलर क्लासेस, और वो मैं ही क्लियर करूंगा, कोई दूसरा नहीं आएगा उसको क्लियर करने के लिए, वो मैं ही क्लियर कर रहा हूँ. देन कम्स द फीडबैक एंड सपोर्ट एंड मेंटरशिप. बेटा माई एवरी क्लास इज ए मेंटरशिप क्लास. जस्ट मैं बेटा अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, एग्जैक्टली वैसे ही हर क्लास में 10-5 मिनट इस बारे में बात होती है. माई एवरी क्लास इज ए मेंटरशिप क्लास. इनफैक्ट टीचिंग इज मोर ऑफ मेंटरशिप देन एकेडमिक्स. बहुत बार क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं अपने मेंटरशिप से किसी स्टूडेंट के लेवल को बहुत ऊपर तक बढ़ा देते हैं. इनफैक्ट ये हमारा मेजर काम है. तो मेंटरशिप जिस लेवल की तुम एक्सपेक्ट करते हो वो लेवल की तुम्हारे पास अवेलेबल है. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. स्टूडेंट्स मेरे कॉल भी कर लेते हैं, मेरे को मैसेज भी कर लेते हैं, वो डिस्कस भी कर लेते हैं. ठीक है ना. इनफैक्ट इट्स ऑलवेज अ काइंड ऑफ 1-to-1 मेंटरशिप, जिसमें क्या है कि मुझे पता चल जाता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. तो स्टूडेंट्स आर वेरी फ्रेंडली एनफ. मेरे कुछ लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं जो लाइव क्लासेस हैं, उसको आप देख सकते हो कि हर बच्चा मुझसे पूछ सकता है, हर एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ सकता है, उसको उसका आंसर मिलता है. फिर मैंने ऐसे आपसे कहा कि 1-2 क्वेश्चंस डेलिबरेटली छोड़ दिए जाते हैं, मुझसे छोड़ दिए जाते हैं ताकि आपका प्रॉपर थॉट डेवलपमेंट हो सके. ठीक है. तो स्टूडेंट ये तो पॉइंट हुए कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है क्लासेस पढ़ाने का. देन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. बेटा ये जो 2 years प्रोसेस है ना, दिस 2 year प्रोसेस इज अ इवोल्यूशन. ये ध्यान रखना कि जो बटरफ्लाई है ना, उसको प्यूपा की स्टेज से भी जाना पड़ता है. ठीक है. कोकून स्टेज से भी जाना पड़ता है, तब वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनता है. इट्स ऑलवेज इवोल्यूशन. अभी आप अपने आप को एसेस करोगे तो आपको लगेगा आप बहुत वीक हो, उतने अच्छे नहीं हो. तो दिस 2 year प्रोसेस इज एन इवोल्यूशन. जब आप टेस्ट पेपर दे रहे होगे तो आपको ये रियलाइजेशन आना चाहिए कि हो सकता है फर्स्ट 2 months 3 months में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाए. लेट मी से देयर इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपके सिर्फ 20% मार्क्स आ रहे हैं, बट डू नॉट बी वरिड. 20% मार्क्स इज नॉट बैड. व्हाट इज बैड कि अभी 20% आ रहे हैं तो नेक्स्ट में 22% नहीं आ रहे हैं, दैट इज बैड. उसके अगले टेस्ट में 24% नहीं आ रहे हैं, दैट इज बैड. मीन्स आप 1% का अगर आप इंक्रीमेंट शो करते हो, आई अप्रिशिएट इट. क्योंकि आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर आप 22% मार्क्स अगर आपके मान लो आ रहे हैं, 20% मार्क्स आ रहे हैं, और पर टेस्ट अगर आप 3 to 4% या अप टू 5% इंप्रूवमेंट करते हो, तो आप सोच के देखो कि 10 टेस्ट में एंड 20 टेस्ट में आप कितने परसेंट का इंप्रूवमेंट कर सकोगे. तो इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए. इवोल्यूशन प्रोसेस है. बेटा ये बात मैंने शुरुआत में इसलिए बोली क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरुआत के 2 महीने में गिव अप मार देते हैं. पहले 2-3 महीने वो सोचते हैं कि मेरे 10% नंबर आए, मेरे 15% नंबर आए, और वो गिव अप मार देते हैं. वो ये सोचते ही नहीं कि ये इवोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें उनको फाइट करना पड़ेगा. तो ये प्रोसेस है इवोल्यूशन प्रोसेस. नेक्स्ट बात आती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यू आर इन टू अ कॉम्पिटिशन. प्रोफेशनल वर्ल्ड आपका स्टार्ट हो चुका है, आप कंपटीशन में हो. तो जब आप कंपटीशन में होते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है. यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल. कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होता है. कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है तो वो सबके लिए कांस्टेंट होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए कांस्टेंट होता है. बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. रीजन सिंपल है, जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा वर्क पुटअप करेगा, जो एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करेगा, वो दूसरों से ग्रेजुअली धीरे आगे होता जाएगा, और 1 साल के अंदर वो टॉप रैंकर कहलाना शुरू हो जाएगा. उसके मार्क्स भी अच्छे आते रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, बिकॉज उसने लर्निंग मेथड्स को सीख लिया है, अपनी हैबिट्स को सही कर लिया है. तो बेटा इस बात को ध्यान रखना कि यू आर इनटू कंपटीशन. टीचर डिपेंडेंट नहीं होना होता है. बहुत सारे बच्चे टीचर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि टीचर बताएगा तो ही मैं करूंगा, वो कहेगा पढ़ो तो मैं पढ़ूंगा, वो कहेगा नहीं पढ़ो नहीं पढ़ूंगा. इस बात का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है.
आप टीचर पे ओवरटली डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि आप कंपटीशन में हो। टीचर जो बोल रहा है उसको तो करना ही है, उसके अलावा एडिशनल सेल्फ स्टडी एडिशनली और करना है। तो ऑलवेज बियर इट इन माइंड कि इन एवरी टेस्ट यू आर इन टू जे एडवांस। आपका हर एक टेस्ट जे एडवांस है, आप कंपटीशन में हो, आप धीरे पिछड़ जाओगे, आपको दूसरों को काटना है, दूसरों को काटोगे तब आप आगे बढ़ोगे। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, कंपटीशन इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस, इसमें आप दूसरों को काट के आगे बढ़ोगे। तो इसलिए पेन आएगा बेटा, मैं इस बात को समझता हूं, पेन आएगा आपको, बट ये जो पेन बियर करेगा वो जीतेगा। बेटा अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं कि जो आपकी स्टडी स्टार्ट होंगी तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को एक लग्जरी होती है, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उनके पास इतना टाइम होता है कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। तुम्हारे पास बेटा गोल्डन चांस है कि तुम टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास ये गोल्डन चांस है, तुम्हारा T=0 स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा बिगिनिंग है ये 2 साल तुम्हारा बिगिनिंग है। किसी क्लास 12th वाले बच्चे से या क्लास 12th पास बच्चे से पूछो कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, क्या तुम्हें 2 साल पीछे भेज दूं ताकि वो मिस्टेक्स ना करो तुमने कर ली हैं। तो बेटा दिस इज योर T=0। मेरी बातों को बहुत सीरियसली लेना है। ये आपके पास ओनली चांस है जिसमें कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद कोचिंग वर्क, स्कूल वर्क, इतने सारे आपके पास असाइनमेंट्स होंगे, इतनी सारी चीजें होंगी कि आपके पास टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं होगा। तो फंडामेंटल टेक्स्ट बुक पढ़ने का अभी आपके पास टाइम है। कोचिंग के साथ साथ आप फंडामेंटल टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने की हैबिट नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपकी एनालिटिकल स्किल बढ़ती है, किसी क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसकी लैंग्वेज को का कोड ब्रेक करना वो आपको आता है। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आज से 6 महीने बाद उस हैबिट को तुम नहीं गेन कर पाओगे और औरों के कंपैरिजन में तुम पीछे हो जाओगे। तो टेक्स्ट बुक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देन कम्स मेकिंग नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारी हैबिट बन गई प्रॉपर नोट्स लिखने की, आगे भी चलती रहेगी। नोट्स के बारे में भी मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि मैं शुरुआत में कुछ बोल चुका हूं, वही मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो आप नोट्स बना रहे हो तो आपके रजिस्टर में सिर्फ 60% पार्ट में लिखो, 40% छोड़ दो, 40% मार्जिन छोड़ दो, सो दैट जो नई चीजें ऐड होनी है वो 40% मार्जिन में तुम लिख सको। ठीक है, तो 60% तुमने लिखा, 40% ब्लैंक है। जब आप रिवीजन करोगे, डाउट्स क्लियरेंस होंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसको वहां पे ऐड करते आना। ठीक है, तो उसके लिए मार्जिन छोड़ना है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको आप वेल अरेंज रखो। वेल अरेंज का मतलब ये है कि आपके पास असाइनमेंट की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। आप थोड़े सोच के देखो कि 2 साल बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन डाउट आता है तो वो कौन क्लियर करेगा। तो वो आपके खुद के नोट्स से क्लियर होंगे, आपके खुद के रिकॉर्ड से क्लियर होंगे। तो आपकी जो असाइनमेंट नोटबुक है वो बहुत प्रॉपर बनी होनी चाहिए, उससे प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि किस एक्सरसाइज को आपने कहां पे कर रखा है, और हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होनी चाहिए। तो असाइनमेंट का आपको एक सेपरेट नोटबुक बनाना चाहिए क्लास नोट्स के अलावा। ठीक है, फिर बेटा लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। जो जेई एडवांस है ये एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है। वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना अप्लाई कर सकते हो, नई सिचुएशन में कितना अप्लाई कर सकते हो। तो न्यू सिचुएशन में अप्लाई करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। एकदम से सोचना पड़ेगा कि हर बार किया हुआ सवाल नहीं मिलेगा, नया सवाल मिलेगा। तो नए सवाल को क्रैक करने की अगर आपको एबिलिटी नहीं डेवलप हुई है तो जे एडवांस में आप पिछड़ जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डाउट क्लियरेंस के लिए पहले प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, फिर उसका डाउट क्लियर होना चाहिए, सो दैट आपके अंदर एक एबिलिटी बन जाए। ठीक है, तो जे एडवांस का मतलब यह है कि आपके अंदर एक एबिलिटी है टू क्रैक न्यू थिंग्स,
नई चीजों के लिए एक एबिलिटी वाली बात है। जे एडवांस हमेशा नए सवाल क्यों पूछ रहा है? वो उन स्टूडेंट्स को इनफैक्ट फिल्टर आउट करना चाहता है जो स्टूडेंट्स के पास एबिलिटी टू थिंक न्यू है, और ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहता है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सके, नया सोच सके। तो इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मेन की है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द हॉलमार्क ऑफ जे एडवांस। फिर बेटा एक और अल्टीमेट इंपॉर्टेंट चीज ये, प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टू ऑल दी सब्जेक्ट्स। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, मुझसे क्लास 11 के बाद कहते हैं सर मेरा केमिस्ट्री वीक रह गया, सर मेरा मैथ्स वीक रह गया, सर मेरा फिजिक्स वीक रह गया। नहीं, प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट वीक इसलिए होता है क्योंकि उसको आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हो। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। तो कभी भी किसी सब्जेक्ट को पीछे मत छूटने दो, क्योंकि कोई सब्जेक्ट का पीछे छूट गया तो उसको कवर अप करना आगे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपका बिगिनिंग है। इसलिए बिगिनिंग में मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं। तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स इक्वल फूटिंग पे होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस टाइप की इंफॉर्मेशन बेस्ड और अलर्ट आप बोल लें, इस टाइप के अलर्ट्स मैं आपके सामने बार बार लाता रहूंगा। तो JEE 2027 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मेरा बैच 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 2 अप्रैल को मेरा ओरिएंटेशन क्लास है 7 PM पर। रेगुलर एकेडमिक क्लास 3 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ये ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे स्लॉट में होगा। इवनिंग में 8:45 PM से इसकी क्लासेस होंगी। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में है, 8:45 PM से इसकी क्लासेस हैं। 2 अप्रैल को मेरा सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्लास है 7 PM पर। रेगुलर क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को है। तो स्टूडेंट्स, आपकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं टू बिगिन दिस न्यू जर्नी। लेट्स ज्वाइन एंड क्रैक जे एडवांस विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।